आने गई है। नहीं, उसको होना चाहिए जो जो मौजूद है वो 60 के बाद। ओके सर। सर उसके बाद 62 भी नहीं है, 3 भी नहीं है सर। 72। जी सर 63 मरियम बैठी हुई है ठीक है। सर। आगे उसके बाद 72 क्या? सर। उसके बाद है 180 181। 80 81 दोनों है। जी सर। 80 81 ठीक है। आगे सर 91 92 93 97 98 ठीक है। 202 और 208। ये पहले नहीं थी 208? सर 203 भी। 3 किधर है? 203 3 अंदर। 203 इमरान खाया बेटा बिल्कुल है। सर मोहसिना आ गई है 173। 173 चलो। हाँ जी, कल गलबन सायरा ने वो भेजे थे टॉपिक्स जो हम पढ़ चुके हुए हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं जी। लेट मी स्टार्ट। हाँ जी, दोबारा बता दीजिए सायरा अगर मौजूद है। सारा मौजूद है मेरे ख्याल में। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स वर्टिब्रेट्स करना था। वर्टिब्रेट करना। चलिए अभी निकल आता है जी, जैसे निकलता है तो इसको हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नंबर याद है किसी को? चैप्टर नंबर या पेज नंबर? ये इसके करीब करीब होगा जहाँ निकाला है मैंने मेरे ख्याल में। तो सर चैप्टर 37 है, ये न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ये चैप्टर तो निकल आया है लेकिन मेरे ख्याल में कुछ आगे अच्छी सर 39। जस्ट डाइवर्सिटी जी बिल्कुल ये वाला पेज आ गया जी। आपको नजर आ रहा है? जो लोग मोबाइल पे हैं उनको तो नजर आना चाहिए। टॉपिक निकाल लिया जी मैंने। सर नजर आ रहा है। यस सर। यस चलो। सर आ रहा अब याद रखिएगा कि ये चूंकि आपने एफएससी लेवल पे ह्यूमन बीइंग को स्टडी किया हुआ है, ये बहुत आसान है। जो हम पढ़ने लगे हैं, जो इनवर्टेड होते हैं वो बेशक टफ होते हैं चूंकि वो आपने पहले से नहीं पढ़े होते ना देखे होते हैं। लेकिन चूंकि आप मैन से वाकिफ हैं तो मैन से वाकिफ होने का मतलब है तमाम वर्टिब्रेट बड़े आराम के साथ स्टडी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन नहीं होगी। पहला पैराग्राफ जो तारीफी पैराग्राफ है, चंद लफ्ज जिनसे आपको प्रॉपर वाकिफ होना चाहिए। एक है लफ्ज GUT गट और एक है GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसी को आपने आर्केंट्रॉन का नाम ये भी पढ़ा हुआ है। प्रिमिटिव गट का लफ्ज, बहुत से और लफ्ज। GIT जो है वो मशहूर मारूफ एब्रिविएशन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आखिरी हिस्सा एनस। तमाम वर्टिब्रेट अप्रोक्सीमेटली यही सिस्टम है GIT या गट। इसके साथ कुछ चीजें एसोसिएट होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं जिनसे आप बातों में पहले से पैक्रियाज, लिवर, गाल ब्लैडर, सैलरी ग्लैंड, आप इन तमाम नामों से पहले से वाकिफ हैं। ये सब कुछ था। अब इसमें जो इनिशियल है, जो माउथ होते हैं ओरल रीजन, वहाँ फूड हासिल की जाती है और बाज़ का जैसे कि हम करते हैं उसको क्रश भी करते हैं, डिपेंड करते हुए एनिमल के ऊपर। उसके बाद कुछ एनिमल में क्रॉप होता है सूरज के लिए, कुछ में स्टोमक होता है जहाँ पे फूड स्टोर भी होती है और उसकी इनिशियल डाइजेशन भी होती है। फिर आगे उसकी केमिकल ब्रेकडाउन और फिर एब्जॉर्प्शन और आखिर में एलिमिनेशन। ये सब कुछ जनरल हेडिंग है जी आपके सामने। टंग, जुबान। आई एम श्योर कि सब लोग जुबान से वाकिफ हैं और आपको पता है कि जुबान क्या होती है और कैसी होती है। यहाँ पे हमने इस एक पैराग्राफ में, चूंकि मिलर ने ज़्यादा डिटेल नहीं दी होती है, हिकमैन को देखेंगे तो आपको बहुत सी और डिटेल भी मिल जाएंगी इससे। नोट कीजिएगा, मुख्तलिफ एनिमल्स में टंग मुख्तलिफ किस्म की होती है। हम वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं, फिशेस से लेके मैमल्स तक की बात हो रही है। मुख्तलिफ मैमल्स में बेटा पीछे से शोर की आवाजें आ रही हैं। सब बच्चे खामोशी से बैठे हैं, सब स्टूडेंट खामोशी से बैठे हैं और सिर्फ सुने
जब कोई सवाल हो तो उसका जवाब दें, बातें नहीं करें ताकि शोर की आवाज़ नहीं आए। जी, टंग और या टंग लाइक स्ट्रक्चर ओरल कैविटी यानी माउथ कैविटी के अंदर डेवलप होता है। एग्जाम्पल से दी है, आगे तस्वीर आप देख सकेंगे अगले पेज पे। लैम्प्री में एक ऐसी जुबान मौजूद होती है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो बाइट करती है दूसरी मछलियों को और उनका खून चूसती है और गोश्त भी इसमें से रैस्प करके खा सकती है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे तस्वीर शायद आगे मिल जाए आपको। आप लोगों ने हुदहुद का नाम सुना हुआ है, उर्दू का लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़ हुदहुद, वुडी वुडपेकर। ये अपनी जुबान की मदद से दरख्तों की छाल में से कीड़े निकाल निकाल के खाता है। उसकी जुबान के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो कीड़ों को पकड़ लेते हैं। राना साहब फ्रॉग के हवाले से हम ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में अपने फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म पढ़ा होगा है फ्रॉग्स। यहाँ इसका जिक्र नहीं है गलबन, लेकिन ये आपने पहले से जो चीज़ याद रखी है, जो चीज़ आप किसी एक सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, अगर कहीं पे नेक्स्ट पे उसका जिक्र नहीं भी है, क्योंकि उदाहरण मिलर है, मिलर इस तरह की मिस्टेक्स कर जाता है। फ्लिप एंड ग्रैब मैकेनिज्म जो है वो टोड फ्रॉग वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले से पढ़ा होगा। उसके बाद आ जाइए रेप्टाइल्स। रेप्टाइल में स्नेक के हवाले से आप इस बात से वाकिफ हैं, ये भी पॉइंट स्टडी दिया हुआ है। स्नेक्स अपने मुंह से जुबान निकालते हैं और फिर उसको वॉशरूम में ले जाते हैं। वो इसकी वजह से एयर में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स को सेंस करते हैं। ये रेप्टाइल्स में स्नेक्स की बहुत बड़ी खास खासियत है। बर्ड में से मैंने अभी सिर्फ वुड पैकर का जिक्र किया था, बहुत से और भी परिंदे और मैमल्स ऐसे हैं जो जुबान की मदद से, मैं एक नाम बोलने लगा हूँ, आपने स्पाइनी एंट ईटर, स्केली एंट ईटर, मैंने दो नाम बोले हैं। ये नाम याद है, भूल चुके हैं? आप बताएंगे, क्लास बताएगी क्या आपको याद नाम? है। जी, ये मशहूर मारूफ कीड़े हैं सही याद है। और ये मुख्तलिफ तरीकों से कीड़े मकोड़े पकड़ के खाते हैं। बहरहाल ये था जी ऑल अबाउट। और आखिरी चीज़ है हमारे लिहाज से, इंसानों के लिहाज से, हम अपनी जुबान से क्या काम लेते हैं बोलने के अलावा? क्या आपके हाल में? जी बिल्कुल ठीक है, हमारी जुबान टेस्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है। और चले, आपने किसी शेर को, कुत्ते को, चीते को शिकार जो करके खाते हैं, खाते देखा, वो उनकी जुबान कदर ज़्यादा खुरदरी होती है और वो हड्डियों के ऊपर से अपनी जुबान की वजह से अच्छी तरह से गोश्त को उतार के खा लेते हैं। मेरा टॉपिक मुकम्मल हुआ। हमारा अगला हेडिंग है टीथ। टीथ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टीथ असल में यहाँ तो एक पैराग्राफ, एक्चुअली जो टीथ है, आगे तस्वीरें हैं थोड़ी सी। टीथ ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और होनी चाहिए। और इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद जानवरों को छोड़ के, यहाँ पे नाम चेक कीजिएगा, बर्ड्स, टर्टल्स, बेरिंग वेल्स, तीन नाम दिए हैं। परिंदों में चूंच होती है, नहीं होते। टर्टल कछुओं को कहते हैं। और बेरिंग वेल स्पेशल किस्म की वेल्स हैं जिनमें बेरिंग लगी होती है, इसका जिक्र किसी और सेमेस्टर 2 में हो चुका होगा। इनको छोड़ के मेजॉरिटी वर्टिब्रेट में दांत मौजूद होते हैं। परिंदों में इसलिए दांत नहीं होते, उसके बहुत से फायदे हैं। चूंच से वो काम लेते हैं, दांतों का वाला काम भी, और इसका मकसद वजन को कम करना है, हेड के वजन को खासतौर पर कम करना होता है। अब टीथ की बहुत सी टाइप्स, चूंकि मिरर में तो ये जस्ट एक पैराग्राफ है, आप अगर खुद थोड़ी सी हिम्मत करें, आज घर जाके एक शीशा लें और मुंह खोल के रोशनी, मुंह के ऊपर रोशनी मिलनी चाहिए, अपने दांतों को गौर से देखना, अपने दांतों को बहुत गौर के साथ आपने देखना। क्या आप में से ऑलरेडी किसी को याद हो, चूंकि सेमेस्टर 2 में भी टॉपिक ही वाला था, क्या आपको अपने दांतों की टाइप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? Yes, sir. Canines, molars. जी सर। जी बिल्कुल ठीक है जी, जो जवाब आए हैं। चलिए, जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं ये इंसाइजर्स, जो थोड़े से नुकीले होते हैं इंसान के दांत, वो कैनाइन्स। इसके पीछे छोटी और बड़ी दाढ़ें होती हैं जिनको प्री मोलर्स और मोलर्स कहते हैं। जो शिकारी जानवर हैं, शिकार करके खाने वाले हैं, उनके कैनाइन बहुत लंबे होते हैं। शेर में कैनाइन 5 सेंटीमीटर लंबा है
और उसकी वजह से वो किसी एनिमल को जब वो दबोचता है अपने मुंह से, तो वो 5 सेंटीमीटर के 4 दांत जब उसके गले में उगाड़ते हैं तो वो जस्ट चाकू का काम अंजाम देते हैं। ऐसे ही अगर आपने शेर को, चीते को गोश्त खाते देखा हो, वो मुंह की साइड से, अब ये लफ्ज आपकी इस बुक में यहाँ पे मौजूद नहीं है, सेमेस्टर 2 में मौजूद है, कैरानेजियल ऑपरेटस या कैरानेजियल, आखिरी वाला अपर मोलर और नीचे वाला पहला मोलर, दाएं और बाएं दोनों साइड के ऊपर, ये इस तरह से एक्ट करते हैं कि जैसे कैंची इसके साथ कपड़े को करना चाहते हैं, ये गोश्त की चीर फाड़ इस तरह से कर सकते हैं। ये था जी स्पेसिफिक जो जिक्र मैंने किया है इसका गोश्त और जानदारों का। ये पॉइंट चूंकि मिलर ने नहीं दिया, मैंने खास तौर पर इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है। एक लफ्ज। सेकंड पॉइंट चेक कीजिएगा, सांपों के बारे में यहाँ जिक्र मौजूद है लेकिन सेमेस्टर 2 में ज़्यादा था। सांपों में बहुत से टाइप्स हैं लेकिन 2 दांत बड़े स्पेशल होते हैं जिनको अपने फैंग्स के नाम से पढ़ा होता है। ये फैंग जहरीले दांत होते हैं जिनके जरिए जहर इजेक्ट करते हैं, जबकि जो सांपों के बाकी दांत हैं मुझे शिकार को दबोच के पीछे की तरफ मूव करने में मदद दे रहे होते हैं। उसके मुकाबले में एक बहुत अहम लफ्ज है जो यहाँ तक नहीं दिया गया होगा लेकिन सेमेस्टर 2 में था दांतों के हवाले से, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, हिरन, इनका मुंह खोल के देखें तो फ्रंट साइड, फ्रंट पे अपर जा पे दांत नहीं होते हैं, सामने फ्रंट के ऊपर से, और ये दांत इंसाइजर एडजेसेंट होते हैं और ये फ्रंट वाले मुंह और दांतों से सिर्फ पत्ते वगैरह यूँ खींच के तोड़ते हैं और बाकी काम ये अपने मोलर्स, प्री मोलर से लेते हैं, ग्राइंड करने का काम से लेते हैं। एक लफ्ज जो यहाँ नहीं है, डायस्टीमा, जिन जानवरों के मुंह में दांतों में गैप होता है, बड़े वाला गैप, या एक तमाम हर्बीवोर्स में कुछ के तो फ्रंट वाले टीथ नहीं है लेकिन जो कैनाइन है जिनको सूए कहते हैं, नुकीले दांत, ये किसी वे में नहीं होता, वहाँ पे गैप होता है और इस गैप को डायस्टीमा कहते हैं। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट दांतों के वाले से मैंने मुख्तसर सा तारुफ करा दिया। एलिफेंट का जिक्र चूंकि मौजूद है यहाँ पे, एलिफेंट के 2 दांत ऊपर वाले बड़े लंबे बाहर निकले होते हैं जिनको उर्दू पे कहते हैं, जिन दिखाने वाले दांत, वो ऊपर वाले 2 इंसाइजर्स होते हैं जो बहुत बड़े साइज के होते हैं। ये जी माइमेंग 6 के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है, कोई स्टूडेंट है कि कोई अननोन चीज आ गई है? माइमेंग 6, नो आंसर। अगर कोई स्टूडेंट है तो अपने रोल नंबर के साथ आना है बेटा, अगर स्टूडेंट नहीं है तो फिर आप छोड़ दें वगैरह, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा। अनम्यूट करें अपने आप को। सब मनूर आना है, कौन है बेटा ये? सब मनूर आना, तो क्या है कि अपने नाम के साथ आना है, रोल नंबर के साथ आना है। सब वो ठीक कर रही है। चलिए ठीक है, चलिए हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पे, ठीक मुकम्मल हो गए स्टैवरी ग्लैंड्स। ये भी एक पैराग्राफ है से। आप लोगों ने इंसानों के लिहाज से स्टैवरी पढ़े हुए, पहले उनका जिक्र कर दूं ताकि आपके जहन में चीज़ें याद आ जाए। हमारे यानी मुंह के अंदर, इंसानों के मुंह के अंदर 3 पेयर स्टैवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनको पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी स्टैवरी ग्लैंड का नाम देते हैं। स्टैवरी ग्लैंड में सलावा पैदा होता है और उसके फंक्शन आपने चूंकि पहले से पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे मिलर ने बहुत मुख्तसर जिक्र किया, फिशेज में स्टैवरी ग्लैंड नहीं होते लैम्प्रीज के अलावा, और लैम्प्री में स्टैवरी ग्लैंड से एंटी कोएगुलेंट पैदा होता है। ये पॉइंट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों में डिस्कस हो चुका हो ताकि खून बहता रहे, रुके नहीं। स्नेक्स के स्टैवरी ग्लैंड में वेनम यानी जहर पैदा होता है और वो अपने फैंग्स के लिए इंजेक्ट करते हैं। ये पॉइंट आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है। और उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह में ये नहीं होते, बर्ड्स में भी आमतौर पे नहीं होते, लेकिन मैमल्स, सारे के सारे मैमल्स में स्लैवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। आपकी बुक में बस इतना सा ही दिया हुआ है। अगला हेडिंग है ईसोफिगाई। ईसोफिगस की जमा है ये। ईसोफिगस वो ट्यूब है, नाली है जो फेरेंक्स से फूड को लेके स्टोमक तक जाती है। अगले पेज पे आपको तस्वीरें मिलेंगे। डिपेंड करते हुए एनिमल की शेप, साइज पे
ये वेरी कर सकती हैं, एनिमल के लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर अगर ज़राफ़े को देखें जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है, ज़ाहिर है उसकी इसोफेगस पे उसी लिहाज से उतनी ही लंबी हो जाएगी, और राना साहब जिसकी गर्दन ही नहीं होती, ज़ाहिर है इसकी इसोफेगस उतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग होना चाहिए था, जो शायद इसने आगे कहीं पे दिया हो। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में जिक्र है, परिंदों की ईसोफेगस के अंदर क्रॉप होता है, सियारोफिक क्रॉप। उस क्रॉप में फूड को स्टोर किया जाता है। और अगर आप आम मुर्गियां जो लोगों ने घरों में पाली होती हैं, किसी मुर्गी को देखें, अगर मुर्गी को बहुत सा खाना मिल जाए तो वो काफ़ी सारा खाना खा लेती है, वो खाना स्टोर हो जाता है उस केस की क्रॉप के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाते हैं और डाइजेस्ट किया जाता है। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट इसोफेगस। नेक्स्ट हेडिंग है स्टोमक, क्योंकि आप इंसानों के लिहाज से स्टोमक से वाकिफ हैं। याद रखिएगा, स्टोमक की आगे बहुत सी टाइप्स होती हैं, स्टोमक की आगे बहुत सी टाइप्स मौजूद हैं। स्टोमक का फ़ायदा और मकसद किसी और जगह पे डिस्कस हो चुका हुआ, किसी और बुक पे, किसी और जगह पे पीछे भी जिक्र था। अगर स्टोमक मौजूद हो तो उसमें फूड स्टोर हो सकती है। जब फूड स्टोर हो सकती हो तो डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल है। हम कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस इससे पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम स्टोमक की जो अपनी खास अहमियत है, आपको याद होगा इंसानों के रेफरेंस से आपने पहले से पढ़ा हुआ है, पेप्सिन और HCl का पैदा होना, और HCl एसिड होता है, और ये एस्टिक जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस, ये प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत खास अहम प्ले करता है। इसके साथ साथ जरासीम को मारने में भी बहुत अहम पार्ट प्ले करता है। हेडेक है जी नेक्स्ट यहाँ पे गिजर्ट। गिजर्ट ये सेमेस्टर 2 में डिस्कस हो चुका होगा। तमाम बर्ड्स और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, इनके स्टोमक का स्पेशल नाम है, उसे गिजर्ट का। वो होता स्टोमक ही है, लेकिन उसके अंदर एक स्पेशल लाइनिंग लगी होती है। अब में से सिर्फ 2 ही मेल स्टूडेंट हैं। अब किसी फीमेल स्टूडेंट को अब में से अभी चिकन खरीदने का मौका मिला हो बाजार से, दुकान से, ये इस वक्त फिर सिर्फ 4-5 बच्चे रह गए हैं, बाकी सब गायब हो गए जी। किसी को मौका मिला है चिकन खरीदने का? नहीं सर। चले, पहले जब वो स्टोमक को खोलते हैं, काटते हैं, उसके अंदर से पहले दाने को निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसमें से एक झिल्ली निकालते हैं, झिल्ली निकाल के उतार देते हैं। वो झिल्ली क्यूटिकल लाइनिंग होती है। ऐसा स्टोमक जिसमें वो क्यूटिकल लाइनिंग लगी हुई हो, उसे गिजर्ट का नाम देते हैं। परिंदे पेबल्स, कंकरियां, अगर कहीं पे शीशा पड़ा हुआ हो, चूड़ियां टूटी हुई, उसको भी खा जाते हैं। इनसे वो दानों को पीसने का काम अंजाम देते हैं, और वो गिजर्ट की जो लाइनिंग उनको बचाती है उनके स्टोमक के वाकई से जी। ये नेक्स्ट पेज आपके सामने है, इसमें तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ए पे लैम्प्री, और उसका गोल मुंह नजर आ रहा है, टंग, और उसके ऊपर हॉर्न टीथ नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये रेस्पिंग करती है, खाती है, खून चूसती है और गोश्त वगैरह पकाती है। इसके नीचे जो डायग्राम देख रहे हैं, लंबी वाली डायग्राम, लंबी जुबान के साथ, उर्दू का मुहावरा है गज भर की जुबान। ये तस्वीर जो आपके सामने है, इसमें जो गज भर की जुबान आप देख रहे हैं, ये वो मशहूर जानवर है जिसको आपने गिरगिट के नाम से सुना होगा, सब्ज रंग में है, इसकी लंबी सी जुबान है, जिसकी वजह से ये कीड़ों को काफी दूर के फासले से पकड़ लेता है। दाएं तरफ ऊपर लैम्प्टी के राइट साइड पे फिश की जुबान दिखाई गई है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और निचली ये डायग्राम जो राइट साइड के ऊपर है, इसमें यहाँ पे सिर्फ एक एनिमल नजर आ रहा है, उसकी पूरी बॉडी नजर नहीं आ रही। वुड पैकर, इसकी चूंकि सर के ऊपर गलगी होती है स्पेशल शेप की, वो डायग्राम पे नहीं दिखाई गई हुई है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखें तो चोंच के अंदर से जो कीड़ा पकड़ा हुआ है अपनी जुबान की वजह से, वो क्लियर नजर आ रहा है। ये थी जी तस्वीरें। आगे आते हैं। अब ये टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिव्यू में। इसकी तस्वीर अगले पेज पे है। मैं पहले, मुझे लगा इसकी तस्वीर शायद नहीं दी हुई है, या आगे पीछे ना हो जी, तस्वीर बहुत आगे जाके दी है। ये रिव्यू में, दिस इज रिव्यू में, और ऊपर गाय नजर आ रही है, गाय, भैंस, पेड़, बकरियां, हिरन, ये सब के सब जानवर सेमेस्टर 2 का टॉपिक है, आप लोग पहले से पढ़ चुके। रूमिनेंट्स कहलाते हैं, उर्दू में कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर, ये जुगाली करते हैं।
ये इनका स्टोमक है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको लफ्ज जनरल ह्यूमन का है, एक्चुअली ये सारे का सारा स्टोमक है जिसके चार हिस्से हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और यहाँ भी आके एंड होगा पाइलोरिस, आगे इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। ये इसोफेगस जहाँ से फूड आता है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कुछ इसके अंदर होता है। मिलर ने डायग्राम तो दे दी है, डिस्क्रिप्शन मिलर की ना होने के बाद ऊपर एक डेढ़ पैराग्राफ दिया हुआ है इसने, लेकिन मैं यहाँ इस तस्वीर की वजह से इसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी कुछ अर्सा पहले ही यहाँ से हमारे यहाँ यानी कि कुर्बानी, ईद कुर्बान, ईद उल अजहा गुजर चुकी हुई है। अब ज़ाहिर फीमेल तो हमारे यहाँ बकरे के पास नहीं जाती या गाय के पास, लेकिन मेल्स उसको ज़्यादा करीब से देख सकते हैं। हमारे यहाँ ईद के मौके पे तो अक्सर बेशतर लोग पंजाबी का लफ्ज़ है उजड़ी, उसको उठा के पहन देते हैं चूँकि गोश्त की अफरात होती है, तो हमारे यहाँ तो इसको फेंक दिया जाता है। मेजॉरिटी लोग ऐसा करते हैं, और ख़ासतौर पर गाय या ऊँट हो तो उसकी बेटी को लोग ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि गोश्त पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, उसको संभालना मुश्किल काम होता है। लेकिन आम रूटीन में स्टोमक जो है इसको वॉश करके, ये बहुत महंगा, अच्छा खासा महंगा बिकता है, बल्कि हमारे यहाँ तो उसका रवाज ख़त्म हो गया है। दुनिया में अभी भी इंटेस्टाइन जो होती है एनिमल्स की, वो भी वॉश करके बिकती हैं और खाई जाती है। हमारे यहाँ लोग कहते थे यहाँ बहुत गरीब हैं, आम यही सवाल होता है, यही कहा जाता है जी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। लेकिन अगर लोगों को देखा जाए, लोगों की आदतों को देखा जाए, तो हमारी आदतें गरीबों वाली नहीं हैं। पूरी दुनिया में, बाकी दुनिया में एनिमल्स की इंटेस्टाइन ज़ाया नहीं की जाती, हमारे यहाँ इंटेस्टाइन वेस्ट कर दी जाती है और कुर्बानी के वक्त ओरी भी ज़ाया कर दी जाती है, हालांकि ये प्रोटीन से भरी हुई। इसके ज़रा वर्किंग को देखिए। गाय भैंस भेड़ बकरियां हिरन जैसे ही मौका मिलता है बहुत तेजी के साथ चारा खा जाती हैं। एक भैंस बड़े आराम से 1-1.5 घंटे में 1 मन से ज्यादा चारा खा जाती है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ। जब खाती है तो वो मुंह से इस पे से होता हुआ यहाँ पे ह्यूमन के अंदर आके स्टोर हो जाता है। ये स्टोमक का सबसे बड़ा पोर्शन है जिसमें फूड आती है और आके स्टोर हो जाती है। यहीं पे इसके ऊपर फिर कुछ बैक्टीरियल एक्शन होता है जिससे जरा एक्ट कर रहे होते हैं। जब उसने एक बार खा लिया उसको, अब उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा अजीब गरीब है, इंटरेस्टिंग, तो यहाँ से वो फूड को थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाया, बहुत तेजी के साथ है। एनिमल, जुगाली करने वाले एनिमल थोड़ी सी मिकदार में फूड को वापस मुंह में लेके जाते हैं और फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से छुपाते हैं। अगर उसको जुगाली कहते हैं उर्दू में, गट च्यूइंग इंग्लिश में कहते हैं, ह्यूमिनेशन टेक्निकल लफ्ज़ है जो कि हम बायोलॉजी में ज़ूलॉजी में इस्तेमाल करते हैं इसके। अगर आपने भैंस को कभी गौर से देखा हो तो उसके मुंह में झाग बन रही होती है, वो इतना ज़्यादा उसको क्रश करती है कि वो उसको क्रश कर करके उसमें आपको झाग बनी नजर आएगी, उसको फिर रीस्वेलो कर। अब ये उसने ऐसा क्यों किया है? उसने जब पहली बार खाया है चारा, उसको उसने क्रश किए बगैर खा लिया। उस रीज़न ये है कि ज़माना कदीम से हर्बीवोर्स, चूँकि गाय भैंसें तो इंसान ने पाली हैं, हर्बीवोर्स कमज़ोर होते हैं कार्निवोर्स के मुकाबले में, क्योंकि जब मौका मिलता है तो बहुत तेज़ी के साथ 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारा खाते हैं, उसको वो छुप के बैठ जाते हैं और फिर सारे दिन उस खाने को हजम करते हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी है। जब वो रीगर्जिएट करके वापस निकलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है रेटिकुलम, और उसके बाद यहाँ से ओमेजम और एबोमेजम, यहाँ पे उसके ऊपर फिर दोबारा थारो एक्शन होता है, एंजाइमेटिक एक्शन भी यहीं पे हो रहा होता है, और जो बैक्टीरिया रहते हैं यहाँ पे उनसे निकलने वाले एंजाइम भी हेल्प करते हैं। एक बहुत मशहूर लफ्ज़ जो आपने पढ़ा होगा, आपको सुन के याद आ जाएगा, नाम है सेलुलेज एंजाइम का नाम और सेलुलोज केमिकल का नाम। क्योंकि जी सर। जी, ये तमाम जानवर जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, चारा खाते हैं, पौधे खाते हैं। हर पौधे में, प्लांट में, हर सेल के बाहर सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ये जो चीज़ खाते हैं उसका 90% सेलुलोज होता है। अब उस सेलुलोज को पहले स्टेप में ये तो क्रश करना होता है, वो मुंह से दांतों से क्रश करके
सेल्स को तोड़ते हैं, उसके कंटेंट निकालते हैं, उसको बिल्कुल नरम करके फाइबर्स को दोबारा निकल लेते हैं। अब उसके ऊपर जब एंजाइम्स, चलिए किसी को याद है कि वो कौन सी चीज़ है जहाँ से सेलुलेज एंजाइम पैदा हो, या फिर पड़ा हुआ है जी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। क्या बताएं? इंटेस्टाइन सर। जी, पहला जवाब इंटेस्टाइन और जवाब लाइबा का है। और कुछ जवाब जी? लाइबा के अलावा और कोई? शायरा? चलिए बाकी लोग तो जवाब देना ही चाहते हैं। ये क्लास में बच्चे सब मौजूद हैं कि चले गए हमें? सर माइक्रो क्लास में ही है। चलें, आप लोगों ने जो जवाब नहीं दिया जी तो सुन लीजिए। लफ्ज है ट्राइकोनिम्फा। किसी को ये नाम सुन के याद आया हो मैंने क्या कहा है? ट्राइकोनिम्फा। कौन सा है? ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोन है और ये बहुत से एनिमल्स की गट में रहता है, स्टोमक में रहता है, इंसान एनिमल के स्टोमक में रहता है। और ये और इसके बहुत से और रिश्तेदार इस तरह के जानदार हैं जो कि सेलुलेज पैदा करती है। याद रखिए, गाय भैंसें खुद सेलुलेज नहीं पैदा करती, उनकी बॉडी में ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोन मौजूद हैं जो कि सेलुलेज पैदा करते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद सर बहुत माइक्रो हाँ जी सेलुलोज डिस्कस करते हैं, आपने कौन सा लफ्ज बोला है? मैंने ट्राइकोनिम्फा बोला जो सबसे मशहूर है। ट्राइकोनिम्फा ये प्रोटोजोन है और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ट्राइकोनिम्फा, जो कि बहुत से जानवरों के इंटेस्टाइन या स्टोमक में रहता है। यहाँ पे स्टोमक में है क्या बात कर। और इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा अदर माइक्रोजोम भी हैं, लेकिन सबसे मशहूर का नाम मैंने आपको बता दिया, चूंकि ये नाम आप मिरर में या अदर जगहों में पढ़ चुके हैं जी। बहरहाल अब यहाँ पे जो स्टोमक के अदर पार्ट्स हैं, रेटिक्यूलम में खाने से बने हुए होते हैं। ओमेजम के अंदर लेयर्स बनी होती हैं, ये गोल कुजे की शक्ल में होता है जो ओमेजम है। और इसमें जो लेयर्स होती हैं पंजाबी में से पुतोजड़ी कहते हैं, बाकी गोजड़ी कहते हैं, इस हिस्से को पुतोजड़ी कहते हैं। और ये एपोमेजम है जो एक्चुअल वो स्टोमक जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम जो अदर एंजाइम्स हैं गैस्ट्रिक जूस वगैरह यहाँ पैदा होते हैं। इसका आखिरी हिस्सा पाइलोरस और इससे आगे जो है वो आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कल डायग्राम चूंकि पहले डिस्कस हो गई है, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ ताकि आपको ह्यूमन उसे दिखा दे दोबारा, और फिर हम वापस आएंगे अगले टॉपिक की तरफ। टाइम थोड़ा सा रह गया है हमारे पास जी। ये था जी ह्यूमन, और ह्यूमन के लिहाज से मैंने चूंकि चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ये इसकी वर्डिंग ये यहाँ पे इसने मोटे लफ्जों में लिखा हुआ है कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। रशियन के हवाले से यहाँ पे जिक्र है, मार्क्सिज्म का जिक्र है, इसने ट्राइकोनिम्फा का नाम दिया हुआ जो कि किसी और जगह पे इसका जिक्र आ चुका होगा। पहले ये है जी ऑलरेडी, और ये कट और कट चीइंग रिवोल्यूशन के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज है। इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले पेज पे कुछ डायग्राम्स हैं, उनको दोबारा पर देखना है। ये दांतों की डायग्राम्स है इस तरह। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, नीचे इनके नाम दिए गए हैं, अगर आपने गौर करना है। इसके दांतों में गौर कीजिए, नोकीले दांत है ये वाले। इसके दांतों में यहाँ पे, इसके दांतों में यहाँ पे गैप मौजूद है, इसमें कोई गैप नहीं है। इसके दांतों में दांतों का रुख पीछे की साइड पे गौर कीजिएगा। और इससे अगले दांतों में तो देखिए, ये इसमें ये वो लंबे वाले दांत हैं और ये मुंह के अंदर वाले दांत आ रहे हैं। और इसमें भी यहाँ पे ये अगली चीज को देख लीजिए, साथ ही पहले मैन दिखा होगा, ये मैन के दांत दिखा। अब ये ABCDEF जो जानवर दिए हुए हैं, ए स्नेक है, बी पे वुल्फ भेड़िया है, सी पे डियर है, डी पे बीवर है, एलिफेंट और ह्यूमन। ह्यूमन से आप वाकिफ हैं अपने दांतों से। ये वो हाथी के ऊपर वाले दांत वो वाले हैं, और ये इसके चीफ टीथ है जो कि यहाँ पर प्रॉपर नजर नहीं आ रहे लेकिन बहुत बड़े होते हैं, 1 फुट के करीब लंबाई है। इसके ऊपर जो है जी डी डायग्राम बीवर, इसमें यहाँ पे गैप नजर आ रहा है। बीवर को लुद्दड़ या ऊद बुलाव का नाम देते हैं उर्दू में। पानी में रहता है और वेजिटेरियन है, पौधे खाता है।
जहाँ पे गैप नजर आ रही है, ये लंबा गैप मौजूद है, ये लंबा गैप मौजूद है दांतों में, ये गैप डायस्टीमा कहलाता है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इनके जो ये दांत हैं ये क्रश करते हैं पौधों को काट काट के। इसमें बी डायग्राम में वुल्फ है, ये ऊपर जाते हैं, ये वुल्फ है, ये इसके दांत यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो नुकीले दांत, और अगर इन दांतों को गौर से देखेंगे तो आपको ये भी इंतहाई नुकीले नजर आ रहे हैं, जिनसे गोश्त की चीज पक करते हैं। तो ये सांप के दांत हैं जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड हैं, ताकि शिकार मुंह से बाहर ना भाग सके। अब तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर कबूतर या फाख्ता की, एक जैसी ही होती है दोनों की। इसोफिगस के अंदर क्रॉप मौजूद है, इसका जिक्र हो चुका हुआ, और इस बाकी से उसने स्टमक का नाम दिया। ये इसका लिवर है, और ये इसके गिजर्ट, इसका जिक्र हो चुका हुआ, पैंक्रियाज दिखाया हुआ है, ये इसके इंटेस्टाइन है, और ये लास्ट में क्लोएक है। मैमल को छोड़ के बाकी तमाम जो वर्टिब्रेट हैं उसमें क्लोएका होती है। मैमल्स में एनस और रिजेंटल ऑर्गन सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्लोएका साफ करेंगे। बी डायग्राम फिश के लिए है, इसमें चेक कीजिएगा, फेरेंक्स, लंग डक्ट, स्टोमक, पाइलोरिक वॉल, ये इसकी इंटेस्टाइन में स्पाइरल वॉल पर नजर आ रहा है, और ये लास्ट में एनएस शो की गई है। नेक्स्ट डायग्राम ये भी फिश है। ये दो डिफरेंट वाली फिश थी, ये लंग फिश थी और ये आम वाली फिश है। इसमें फेरेंक्स, उसके पीछे ये स्टोमक है, गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है, पाइलोरिक सीकी नजर आ रहे हैं, इंटेस्टाइन और नेक्स, ये है जी फिश। और लास्ट पे राणा साहब बैठे हुए हैं, और राणा साहब के सिस्टम से आप पहले से वाकिफ हैं। फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टोमक, जो इसकी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और एंड पे जाके ये यहाँ पे ब्लैडर दिखाया गया है, ये क्लोएक है। रेक्टम उसने लिखा नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड रेक्टम, द लास्ट पोर्शन। ये है जी ऑल अबाउट डायग्राम्स हमारी मुकम्मल हो गई। एक डायग्राम रह गई है सिर्फ, इसकी डिस्क्रिप्शन आगे आएगी। ये है रैबिट, इसने रैबिट की बॉडी में से सिर्फ कुछ पोर्शन, ये अपेंडिक्स, सीकम, इलियम और असेंडिंग कोलम, ये सिर्फ कुछ पोर्शन से दिखाया हुआ है। इसकी कंप्लीट डायग्राम आप देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट डायग्राम को आप जो है किसी और जगह से नेट से या बुक से, अदर बुक से चेक कर सकते हैं। इसमें जो सीकम बहुत बड़ी है, इसकी सीकम और बढ़ने की काफ़ी बड़ी होती है, ये एक्सेप्शन है। ये तो खरगोश है, खरगोश में भी सीकम बड़ी है, और घोड़े में भी सीकम बहुत बड़ी होती है। इस सीकम के अंदर घोड़े में, खरगोश में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो सेल उसको सब करते हैं, चूंकि यहाँ हम जिक्र कर चुके हैं कि इसके माइक्रोनिज्म यहाँ पे मौजूद हैं इसके स्टोमक के अंदर, जबकि इसमें सीकम के अंदर वो, और अपेंडिक्स में माइक्रोनिज्म में, जो ये मैंने दोनों का जिक्र किया है। घोड़े की जो सीकम है वो कुज्जे की शक्ल की होती है, काफी बड़ी साइज में, जबकि इसकी ये लंबी बड़ी शेप में होती है, और इंटेस्टाइन कैसे नजर आती है। This is all about for today. Time is over. ये सिर्फ 2-3 मिनट बाकी हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask question. सर एलिफेंट के जो आगे बड़े वाले दांत होते हैं उनका क्या फंक्शन है? एलिफेंट के दांत अगर रह जाए उसके पास, जो रहने को नहीं देता, वो उसकी वजह से बहुत से काम ले सकता है। वो चीज़ों को पुश कर सकता है, उठा सकता है, इनसे वो लड़ाई भी कर सकता है। और ये याद रखिएगा कि जिस चीज़ को इंसान वैल्यू दे दें, हाथी के लिए तो दांत ज़ाहिर है उसके, ये एक आम चीज़ है, लेकिन दुनिया में शायद ही कहीं आपको कोई ऐसा हाथी मिलेगा जिसके ये दांत सलामत बचे हों। इंसान हाथियों के ये दांत काट लेते हैं। ये दांत, हाथी दांत
के नाम से, इससे आगे ज्वेलरी, इसको ज्वेलरी के तौर पे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाने की इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसानों ने उसको अहमियत दी है, मगर नंबर हाथी के लिए ये काम चीज़ थी। एक तो ये उसकी पर्सनैलिटी में इजाफा करते हैं कि वो बहुत दूर से लंबे दांतों से खौफनाक नज़र आते हैं। इसकी वजह से वो इस चीज़ को छुपो भी सकता है अपने दांतों में, और चीज़ों को उठा भी सकता है, कुछ चीज़ों को कुछ कर सकता है, ये बहुत से काम कर सकता है अगर हो, होने का मतलब है अगर वो बच जाए तो, अगर इंसानों से बच जाए तो। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर चर्निंग बता दें। आपके पास क्लियर नहीं बेटा? चर्निंग चर्निंग, जब खाना स्टोमक में पहुंचता है तो स्टोमक उसको प्रेस करता है ऊपर नीचे दाएं बाएं मुख्तलिफ तरीकों से। उसका मकसद है फूड और एंजाइम्स को मिक्स कर देना और उसकी मैकेनिकल डाइजेशन। एक उर्दू का लफ्ज़ है चूरी। क्या आपको पता है चूरी कैसे बनाते हैं? वो जो मुहावरा जी मियां मिट्टी चूरी खानी है, क्या आपको मालूम है चूरी कैसे बनाते हैं? यस सर पता है। जैसे यस सर। रोटी को हाथ में लेके उसको यूं क्रश करते हैं जोर जोर से, बिल्कुल ऐसे स्टोमक रोटी को खाने को क्रश कर रहा है। उस क्रशिंग का जो हमारे इसकी वजह से वो मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, उसके लिए टेक्निकल है। वैसे वो मैकेनिकल डाइजेशन का अमल है, लेकिन साथ साथ एंजाइम भी मिक्स हो रहे होते हैं उसके साथ। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड चर्निंग एक्शन।